संदेश झूठ से हटके। हेलो एवरीवन, सेहत संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज फ्रेंडशिप डे भी है। ये बहुत ही अच्छा दिन हमको मिला है आपसे रूबरू होने के लिए। हर स्वस्थ महिला अपने जीवन के लगभग 4 दशक तक नियमित पीरियड से गुजरती है। इस दौरान हर महीने उसके मन और तन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिससे उसकी सेहत मानसिक और शारीरिक दोनों ही बहुत गहरे तक प्रभावित होती है। आज हम इसी विषय पर यहाँ चर्चा करेंगे कि पीरियड्स एक आम स्त्री के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल गर्ग मौजूद हैं। मीनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट है। आपने अपना पीजी एम्स दिल्ली से किया है और वहीं सीनियर रेजिडेंट भी रही हैं। 2012 कॉमनवेल्थ में यूएस की फेलोशिप आपको मिली और आपने यूएस के बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी, लेकिन बाद में अपने देश इंडिया आना बेहतर समझा और अनेकानेक उपलब्धियां उनके खाते में हैं। मेरी निगाह में तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो मिनिमम एक्सपेंसेस में पेशेंट्स का इलाज करती हैं, जो आज वाकई सेवा का एक अद्भुत रूप है। अदरवाइज तो डॉक्टर के पास जाना, उसकी सेवाएं लेना, उससे परामर्श लेना बहुत महंगा होता जा रहा है। डॉक्टर मीनल, सेहत संदेश में आपका स्वागत है। आज हम आपसे महिलाओं के जीवन के प्रमुख घटक पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसे बीमारी तो नहीं कह सकती, क्योंकि पीरियड्स तो कोई बीमारी है ही नहीं। ये तो पुनर्नवा होने की प्रक्रिया है। जानते हैं ना, स्त्री और प्रकृति एक दूसरे की सहचरी होती हैं। प्रकृति भी निर्माण की भूमिका अपनाती है और स्त्री को भी यही दायित्व मिला है। आज हम इस विषय पर डॉक्टर मीनल गर्ग से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े दर्शक अपने सवाल चैट बॉक्स में भेज सकते हैं और मीनल गर्ग से उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं। मीनल, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत कम उम्र में लड़कियां मेंसेस यानी पीरियड से होने लगी हैं। हमारे टाइम में कम से कम 12 से 13 साल की उम्र मिनिमम थी। इसके लिए 12-13 साल की लड़की पीरियड से या रजस्वला होती थी, लेकिन अब तो 10 साल से भी नीचे की लड़कियां इस तरीके से प्रभावित हो रही हैं। उन्हें मेंसेस हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं। इसकी क्या वजह आप समझती हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं ऋचा जी। जैसे कि आपने कहा कि पहले के टाइम में, हमारे टाइम पे 13-14 इयर्स बड़ा आम एज थी पीरियड्स होने के लिए, और उससे भी पहले की जनरेशन को तो और भी पीरियड 14-15 साल की उम्र में शुरू होते थे। पर आजकल बहुत आम है देखना कि बच्चे बहुत जल्दी एज में पीरियड्स शुरू कर दे रहे हैं। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे मेंटली उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं। इतनी जल्दी पीरियड हो जाने से उनमें खून की कमी आने लगती है, हाइट रुक जाती है, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इसको दो तरह से देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अब उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, पर जो चीजें मॉडिफाइबल हैं, जो हम देख रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा हैं। तो उनको आज बर्गर चाहिए तो कल चाउमीन चाहिए, परसों पिज्जा चाहिए। अब ये सारा जो खाना है वो इतना ज्यादा वसायुक्त होता है कि आपका हार्मोन असंतुलन कर सकता है। दूसरी चीज है कि आजकल बच्चों का जो स्टडी शेड्यूल है, पहले स्कूल से आना है, पहले स्कूल से आने के बाद हमारी जनरेशन में लोग खेलने चले जाते थे और उसके बाद अपना टाइम से सो गए और सुबह उठे। अब आजकल ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल से आने के बाद एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन से तीसरा ट्यूशन पकड़ता रहता है, और ये सब बहुत यंग एज से करता रहता है। मेरी खुद की बिटिया के स्कूल बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो सोने के लिए जो बच्चों को पर्याप्त टाइम मिलना चाहिए, बच्चों को वो पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता, जो उनके विकसित होने के लिए जरूरी है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी प्रीपोन होने लगा है।
क्योंकि एक उनको रेस्ट जारी करने का और प्रॉपर न्यूट्रिशन का। दूसरी चीज, अब हम इसके लिए क्या करें? देखिए, अगर 10 ईयर्स के बाद में हो रहा है तो ठीक है, बच्चे की सेहत पे ध्यान देना है कि वो एनेमिक नहीं हो जाए। उसके खान पान में हरी दवाइयाँ, ये सब आप डॉक्टर से पूछ कर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम आजकल भूल गए हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना बना सकते हैं। वो आयरन की कमी पूरा करने का पहले बहुत एक अच्छा स्रोत था, अब हम वो सब कुछ को बाहर रखकर हम लोग अब नॉन स्टिक ले आए हैं, विच इज नॉट एडिंग टू आवर न्यूट्रिशन इन एनी वेज। दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि बच्चे में जो पीरियड्स के शुरुआत में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि बच्चों की थोड़ा छाती उभरने लगती है, जो बगल है वहां पर थोड़े से हेयर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि बच्चा 10 साल से छोटा है और उसमें अभी से ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं, तो पीरियड्स के शुरू होने से पहले ही आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर बच्चों के डॉक्टर जो हार्मोन्स में काम करते हैं उनसे एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसके कुछ बहुत अलग कारण भी हो सकते हैं जो कंप्लीट चेकअप में ही सामने आते हैं, और उसको करके पीरियड्स को कुछ टाइम के लिए डिले किया जा सकता है ताकि बच्चा अपना फिजिकल फिटनेस, अपनी हाइट, वो सब प्रॉपरली अटेन कर पाए। तो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, अक्सर पीरियड शुरू होने के बाद आते हैं, तब ट्रीटमेंट करना उतना आसान नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग का भी कोई असर है, या जैसे आपने कहा कि हम लोग जब आते थे तो खेलने चले जाते थे, तो आजकल बच्चों का बचपना तो उनके पास रहा नहीं, वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं। इस वजह से ये उम्र वाला जो फैक्टर है वो शायद पिछड़ रहा है, और कई बार पीरियड्स महीने में नहीं आते, 2-2 ढाई महीने में भी आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मैच्योर होती है, तो जब बच्चे इनिशियली पीरियड्स जब शुरू होते हैं तो उनको थोड़ा सा सेटलमेंट में वक्त लग सकता है। अगर बच्चे के पीरियड 10-11 साल में शुरू हो गए और ठीक है 2-2.5 महीने में आ रहे हैं, तो इनिशियल 2 साल तक बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर बच्चे को अगर लगातार 2-3 साल के बाद भी यही पैटर्न चला आ रहा है, ये सेटल नहीं हो रहा, साथ में आप देख रहे हैं कि बच्चे के फेस पे या बाकी हेयर्स आ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो ये एक हार्मोन असंतुलन का भी कारण हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंप्लीट चेकअप करा के ही और कुछ ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही इसका कारण पता चल पाएगा, और तभी उसको ठीक किया जा सकता है। बाकी मीनवाइल आप बच्चे की फिटनेस पे ध्यान दें, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चा अपने लिए आधा घंटा, पौन घंटा कम से कम फिजिकल फिटनेस, उसको एक्सरसाइज मत कहिए, उसको लगता है कि कुछ काम हो रहा है, उसको आप स्पोर्ट के लिए इंकरेज कर सकते हैं, डांस के लिए इंकरेज कर सकते हैं, विच इन अ वे इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी। तो ये चीजें धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं, पर नहीं होती हैं तो डेफिनेटली अ चेकअप एंड फ्यू टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, पहले ये देखने में आता था कि जब पीरियड्स होते थे तो लड़कियों के साथ, घर की महिलाओं के साथ बहुत ही भेदभाव बरता जाता था, उनके खाने के भी बर्तन अलग कर दिए जाते थे, याद होगा, आपने भी शायद देखा होगा। लेकिन अब तो बहुत अंतर आ गया, पता ही नहीं चलता कौन कब पीरियड से हो गया। ये जो पुरानी बातें थी कि स्त्री को रसोई में नहीं आने दिया जाना है, किसी पुरुष की परछाई उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, या उसका खान पान बिल्कुल उसे एक अछूत घोषित कर, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक बात भी थी, या ये पहलू था कि स्त्री को आराम दिया जाए इन 5 दिनों में, इस कारण ऐसा होता था, या आप बताएं? बिल्कुल, मुझे देखिए, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ, देखिए मैम, कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो यूं ही नहीं थी, उसमें हर चीज का एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन था। पर वो ये चीज है कि जब कोई भी चीज हम जनरेशन वाइज जनरेशन पास ऑन करते हैं, तो कई बार हम उसके पीछे छिपा जो साइंटिफिक तथ्य है ना, उसको ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, और वो चीज फिर एक टाबू की तरह आगे बढ़ती जाती है। अब आजकल के टाइम पे अगर कोई मुझे कहे कि जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं आप तो जी काम पे मत जाइए, आप क्लिनिक मत जाइए, तो मेरा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे उस लाइफस्टाइल की हैबिट नहीं है। पर अगर हम बहुत पुराने जमाने की बात करें, जहाँ पे कोई उपकरण नहीं होते थे, एक महिला के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती थी। अगर उसको खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो पहले वो उसके लिए चक्की में खुद से आटा पीसेगी, जमीन पर बैठ के सारा काम करेगी, खाना बनाएगी, घर की पूरी सफाई करेगी। आप सोचिए पीरियड में कितना कई बार डिस्कम्फर्ट हो सकता है, दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो वीकनेस भी होती है, सबको पता है, नेचुरल है। तो उस समय उन लेडीज को वो आराम देने के लिए था कि ठीक है 5 दिन तुमको किचन में आना ही नहीं है,
जब किचन में आना ही नहीं है तो ठीक है, आराम से आप अपना रेस्ट कर सकते हो, उस समय आपकी बॉडी रिवाइव कर सकती है। तो दैट हैड अ पॉजिटिव मीनिंग। आदमी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, अलग सोना, इसका भी पॉजिटिव, उसका भी एक रीजन था, क्योंकि अगर पीरियड्स के दौरान अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के, संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, लेडी को उसके लिए भी दिया, पर उसको एक दे दिया कि ठीक है ऐसे हमारा प्रचलन है, ताकि उसमें कोई सवाल नहीं उठाए। पर उसके साथ जो छुपे हुए साइंटिफिक तथ्य हैं उनको भी सामने लाना चाहिए, ताकि उन लोग उन चीजों को इग्नोर नहीं करें। पर आजकल के टाइम पे देखिए चीजें डिफरेंट है। अगर हम किचन में काम भी कर रहे हैं तो हमारे पास अक्सर होम हेल्प भी है, और होम हेल्प नहीं है तो बहुत सारे उपकरण हैं, हमें बहुत ज्यादा काम फिजिकली नहीं करना पड़ता है। काफी काम हमारे बस एक नंबर दबाने से भी हमारे काम हो जाते हैं, मशीन में नंबर दबाया, कपड़े धुल गए। तो आजकल उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ बदलाव लाना जरूरी है, पर पहले के जमाने में आई डोंट थिंक इट वाज नेगेटिव। शिमला से शिमला ब्लॉगर दीपशिखा जी पूछ रही हैं कि दर्द बहुत आता है, क्या करना चाहिए, बताएं। देखिए, पीरियड्स के दौरान में थोड़ा बहुत दर्द होना आम है। अगर आपका दर्द एक सिंगल डोज आपने एक दिन में दर्द निवारक की ले ली, और उससे आपको, और थोड़ा सा आपने रेस्ट कर लिया, आपने सिकाई कर ली, उससे आपको कंप्लीट आराम हो गया, तो यकीन मानिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं निकलेगी आपके अंदर में। पर अगर आपको एक दवाई लेने से आपको आराम नहीं पड़ता, आपको दिन भर में 4-5 टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, किसी किसी को पेन इतना ज्यादा होता है कि उसको इंजेक्शन भी लगवाने पड़ जाते हैं रिलीफ के लिए, है ना, और पेन पीरियड्स के बाद भी चलता रहता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है तो उसमें फिर कोई और कारण भी हो सकता है कि यूट्रस के अंदर कोई गांठ हो, कोई फाइब्रॉइड हो, एंडोमेट्रोसिस हो, तो फिर दर्द नहीं, उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा ताकि आपको दर्द में आराम आए। तो आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। कुछ दिन पहले से एक नियमित एक्सरसाइज का तो देखिए आदत डालिए, 30-40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करिए, चाय कॉफी कैफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, पानी ज्यादा पीजिए, लाइट डाइट लीजिए, रेस्ट पूरा कीजिए। तो आपको पीरियड्स में होने वाले दर्द में भी आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। पर अगर नहीं मिल रहा है तो एक चेकअप कराना बहुत जरूरी है। दर्द निवारक दवा अगर इसके लिए ली जाए तो फायदा करती है या नुकसान भी दे जाती है? देखिए, अगर आप, मैंने जैसे कहा कि अगर आपका एक सिंगल टैबलेट पेन किलर आपने ले लिया पूरे महीने में, है ना, और उससे आपको आराम मिल गया, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसमें भी हम सफर करें और अपना काम को भी कॉम्प्रोमाइज करें, उसका कोई पॉइंट नहीं। पर अगर आपको एक गोली से ज्यादा लेना पड़ता है, आपको दिन भर में 4-5 टैबलेट लेना पड़ रहा है, तो फिर वो सही नहीं है। तो फिर आप पहले उसका कारण ढूंढवाइए डॉक्टर से अपने कि आपको हो क्यों रहा है, फिर उस कारण का निदान करना पड़ेगा। यंग एज में भी पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं, मतलब टीन एज में भी ना, टीनेजर्स को भी पीरियड लेट हो रहे हैं, ब्रेस्ट से दूध जैसा चिकना पदार्थ निकल रहा है, सिर दर्द होता है, ये किस बात का परिचायक है? ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखिए, अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और साथ में ब्रेस्ट में से भी उनको ऐसा लग रहा है छाती में से कुछ दूध जैसा पदार्थ आ रहा है, तो ये हार्मोन असंतुलन का इशारा होता है अक्सर। इसमें आपका एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन एक टेस्ट किया जाता है, और एक थायराइड नाम का। कभी कभी थायराइड बढ़ने की वजह से प्रोलैक्टिन के स्तर में फर्क आ जाता है, और इस तरह से पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं। कई बार एक दिमाग में ग्रंथि होती है, वो बढ़ने लगती है, उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ने लगता है। और कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं कि जिनके वजह से प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ता है और छाती में से दूध जैसा पदार्थ आता है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को ये देखना चाहिए कि वो कोई और मेडिकेशंस तो नहीं खा रहा। जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ कि जब हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो बहुत कम पेशेंट ऐसे होते थे जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन की मेडिकेशंस लेते थे। पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स की एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिकेशंस चल रही होती हैं। तो इनमें से कुछ मेडिकेशंस ऐसा होता है कि प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ाती हैं, और ये प्रोलैक्टिन के स्तर बढ़ने से उसके बाद फिर पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं। तो इसमें एक बार कुछ टेस्ट करा के एक चेकअप कराना मस्ट है। हिमा अग्रवाल जी अभी जुड़ी हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में हैं, तो वो पूछ रही हैं 10-11 साल की बच्ची को पीरियड शुरू हो जाते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? हिमा जी, इसमें यही है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत मेजर शिफ्ट आ गया है। अगर हम हमारी जनरेशन और आजकल की जो जनरेशन है उसके बचपन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट है।
बच्चे को कोशिश करें कि शुरू से जंक फूड आप पूरा ज़ीरो तो नहीं कर सकते, पर हाँ, उसके लिए एक डिसिप्लिन बना दें कि हाँ, 15 डेज़ में आप एक बार ले सकते हो। बहुत ज़्यादा चीनी का, बहुत ज़्यादा डेज़र्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। रेगुलर खेलने के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें बच्चे। तो अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। पर अगर स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा है, स्लीप बहुत कम है, ऑलरेडी पढ़ाई और ट्यूशंस की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सब भी स्ट्रेस भी अपने आप में एक कारण होता है, जिसकी वजह से पीरियड जल्दी आ सकते हैं। सुनीता राधे पूछती हैं कि मुझे शादी के बाद होने लगी थी डेट, उस दिन से ऐसा ही होता है। क्या आपको पीरियड्स में दर्द होता है? देखिए, हाँ, पीरियड्स में दर्द होना शादी के बाद ये कोई कई बार एक एंडोमेट्रोसिस नाम की बीमारी होती है, इसका भी सूचक हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपको आपस में रिलेशनशिप बनाने में भी क्या दर्द होता है। कई बार ऐसे लोगों को जब लैट्रिन होती है तो लैट्रिन करते हुए भी पीछे लैट्रिन के रास्ते में बहुत दर्द हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है और एक बार अपना कंप्लीट गायनी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। इसको आप इग्नोर नहीं करें। पीरियड्स आने से पहले और बाद में स्त्री प्रेग्नेंट किन दिनों में हो सकती देखिए, अगर किसी के पेशेंट के साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हैं कि मतलब उसको 28 से 30 दिन में माहवारी आ जाती है, तो जो बीच का पीरियड है, मतलब पीरियड आपके शुरू होने के 10-11 दिन के बाद से अगले 1 हफ्ते तक चांसेस सबसे रहते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो अगर कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है और उसकी साइकिल्स रेगुलर हैं, तो वो उन दिनों में एक दिन एक छोड़ के संबंध बनाएंगे तो उनके चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा रहते हैं। पर एट द सेम टाइम जिनको बच्चा नहीं है, उस इस विंडो को बिल्कुल आप 100% ना माने। लोग कई बार क्या करते हैं, कोई गर्भनिरोधक इस्तेमाल ही नहीं करते। उनको लगता है हमने तो सेफ पीरियड में रिलेशनशिप बनाया, सेफ मतलब इन दिनों में नहीं बनाया, बाकी दिनों में बनाया, तो हम 100% बच्चा नहीं ठहरेगा, पर वो ठहर सकता है। जरूर ध्यान रखें, अगर आप बच्चा नहीं प्लान कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तनु वशिष्ठ का सवाल है, मैम मुझे 2 साल पहले एडोनोमस की समस्या थी, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही पेन शुरू हो गया है। दुखी हो गई हूँ, इससे क्या करना चाहिए और मुझे? मैं तनु जी आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ। एडेनोमायोसिस वाकई मरीज के लिए काफी परेशानी वाली समस्या होती है। इसमें ये होता है कि जो आपका बच्चेदानी का अस्तर है, ये बच्चेदानी की दीवार में भी आने लगता है। तो छोटे-छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स बच्चेदानी की दीवार में हो जाते हैं, बच्चेदानी भारी हो जाती है और पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप कंसीव कर चुकी हैं? आपकी फैमिली पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है? दोनों चीज़ों में ट्रीटमेंट थोड़ा-सा फ़र्क है। अगर आपके बच्चे हैं और आपको पेन की ही समस्या है और आपका ऑलरेडी एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके एक दवाई होती है मिरेना, उसको हम बच्चेदानी के अंदर ही डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर का अस्तर है वो भी सूखता है, थोड़ा-सा यूट्रस की सूजन में भी आराम मिलता है और अगर ये आपको सूट करता है तो आपको ये पूरे 5 साल तक आपको हेल्प कर सकता है। पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये जानने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी फैमिली अभी कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। अगर आपको बिल्कुल भी पेन में आराम नहीं है और एडेनोमायोसिस का आपका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और फैमिली कंप्लीट है, तो ऐसे में कभी-कभी यूट्रस निकालने की सलाह भी देनी पड़ती है। अगर कोई स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह में क्या पति भी शामिल है? आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ करा है। अक्सर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर किसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ़ एक महिला को दोषी मान के उसके ऊपर बौछार हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, हस्बैंड फैक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना महिला का। ये हमें बेसिक 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। औरत का अंडा सही बनना चाहिए। तो अगर किसी की माहवारी ठीक आती है, रेगुलर आती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, तो मोस्टली उसके हॉर्मोन्स ठीक आते हैं। दूसरा चीज़ होता है उसका यूट्रस ठीक होना चाहिए और अब उसकी जो नलें होती हैं
वो नलें स्वस्थ होनी चाहिए। फिर आपके हस्बैंड के जो कीटाणु हैं, जो शुक्राणु हैं, उनकी काउंटर मोटिलिटी सही होनी चाहिए। जिसके बाद ही बताया जा सकता है कि और कोई इश्यू तो नहीं है आपके अंदर में। बाकी अगर हस्बैंड स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, या आजकल तो महिलाओं से भी हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए, अगर स्मोक करती हैं या ड्रिंक करती हैं तो इसका भी फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। हिमा जी का सवाल है, रजोनिवृत्ति के आसपास के समय चिड़चिड़ापन क्यों होता है? आमतौर पर देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकृति भी घर कर लेती है। परिवार तो इसे समझता नहीं। ऐसी अवस्था में कैसे बचें? मैं जी, आपका सवाल एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय आपके पीरियड्स जा रहे होते हैं, ऋतु का जो समय होता है, उस समय हार्मोन्स में एक डिप आता है, और ये हार्मोन्स हैं, ये थोड़ा-सा हमारे ओवरऑल शारीरिक के अलावा हमारे मानसिक बैलेंस, हैप्पी रहना, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जिस समय हार्मोन्स जा रहे होते हैं, उस समय शरीर, औरतों का जो शरीर है, वो फिजिकल रूप से भी और हार्मोनल रूप से भी, दोनों में बहुत मेजर शिफ्ट से गुजर रहा होता है। अब इस हार्मोनल शिफ्ट का तो होना बिल्कुल नेचुरल है, सबके साथ होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। पर ये जो शिफ्ट है, ये आपका कंपैरेटिवली थोड़ा स्मूथ हो, उसके लिए अच्छे लाइफस्टाइल की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें कि अगर योगा और प्राणायाम भी आप इनकॉर्पोरेट करें तो वो और हेल्पफुल होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अच्छा खाना पीना मतलब आप खाने के साथ में आप कच्चा सामान जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, सलाद है, नट्स हैं, आप इन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्लीप लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की आप स्लीप लें। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, जो कि इस लेवल पे कई बार रजोनृत्य के आसपास काफ़ी एकदम से लोगों में शूट अप होता है। उनको एकदम से ऐसा लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम एक बैरियर क्रॉस करने वाले हैं, अब हम 40 से हम 50s में चले जाएंगे, विल बी कॉल्ड ओल्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ डजंट बिकम ओल्ड एट एनी पॉइंट। आप जहां तक अच्छा महसूस करते हैं वहां तक आप बढ़िया हैं। तो इन सब चीजेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी डाइट में, अपने स्लीप में, अपनी एक्सरसाइज में, इन सब में एक डिसिप्लिन। सुनीता जी कह उसके रही बाद हैं कि आपके पीरियड सिम्टम्स काफी किसी, नेट गड़बड़ कर रहा है, व्यवधान आ रहा है। हाँ हाँ, अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी, बताइए। सुनीता जी कह रही हैं कि वो तो पीरियड्स में 3 दिन तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाती हैं। हाँ, क्या अब देखिए, सॉल्यूशन जैसा है? सुनीता जी आपने, बिल्कुल, अगर 3 दिन तक आपको इतना पेन नेट में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब चेक कर रही हैं। इसी बीच मैं धन्यवाद देती हूँ अपने से तनु वशिष्ठ जी, आयुषी सक्सेना जी, हिमा अग्रवाल जी, सुनीता राधेकर, आप सभी के सवाल हमको मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी पुनः आती हैं तो हम फिर इस विषय पर बात करते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई और सवाल भी हैं तो आप चैट बॉक्स में उन्हें दर्ज कराएं।
हेलो, वेलकम अगेन डॉक्टर साहब। विवाह के कुछ वर्ष हाँ जी। बीत जाने पर भी प्रेगनेंसी यदि ठहर नहीं पा रही है तो क्या करना चाहिए? कुछ टेस्ट करवाने चाहिए या और इंतजार करना चाहिए? देखिए, अगर कुछ लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जैसे शादी हुए भी 1 ही महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, बच्चा नहीं ठहरा है, तो उसमें इतना जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स ठीक आते हैं, आपकी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, बैड हैबिट्स मतलब आप स्मोक, ड्रिंक नहीं करते हैं, एक रूटीन ठीक-ठाक लाइफ़स्टाइल आप अपनाते हैं, पीरियड्स के समय में दर्द भी नॉर्मल होता है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, तो इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग नहीं है। तो ऐसे में आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल के अंदर बच्चा नहीं ठहरता है, तो फिर डेफ़िनिटली हाँ, आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। पर एक बात और जोड़ूँगी, आजकल काफ़ी लेट मैरेजेज़ भी होती हैं। आजकल 35, 36, 37 साल के आस-पास भी शादी होती हैं। इतने में पूरे साल तक वेट ना करें। अगर आपको 6 मंथ्स में कंसीव नहीं हो पा रहा है, तभी आप अपने डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लेट मैरिजेस होती हैं, उसके बाद भी बच्चे, जो आजकल की जनरेशन है, पाया गया है, देखा जा रहा है कि आमतौर से बच्चे करना ही नहीं चाहती हैं, बच्चों को जन्म ही नहीं देना एग्ज़ैक्टली, चाहती। तो क्या एग्ज़ैक्टली, जल्दी है? तो एग्ज़ैक्टली। बढ़ती उम्र परेशानियां क्या पैदा करती है? देखिए, बढ़ती उम्र में आप देखिए, आप मैं समझती हूँ आजकल करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। पर जो डिसीज़न है वो आपका है कि आप कंसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते या कब करना चाहते हैं। पर वो डिसीज़न बड़ा सोच-समझ के होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो यू आपने ट्रेन छूट गई आपकी और फिर अब आप परेशान हो रहे हैं। जैसे कुछ एक पेशेंट्स आते हैं कि हम अभी करियर क बना रहे थे, हमने अभी यहाँ कोर्स जॉइन करा, अब हम 42 के हो गए, अब हम बच्चा चाहते हैं, अपने ही अंडों से चाहते हैं। अब नहीं मिल रहे अंडे, नहीं हो पाएगा उनको अपने एग से कंसीव, है ना? तो सबसे पहले ये जानें कि उम्र के साथ में महिलाओं में बदलाव आते हैं और वो सबके आएँगे। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी बहुत टाइम के बियॉन्ड डिले करना चाहते हैं, मतलब आप 35 के बाद आप सोचते हैं कि आप प्रेगनेंसी करेंगे, हो सकता है 38 या 40 में करेंगे। तो एक टेक्नीक होती है जिसको आईवीएफ विधि से किया जा सकता है कि आपके अंडों आप किसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में मान लीजिए अगर लेट भी प्रेगनेंसी का प्लान करना चाहें, तो अगर आप चाहें तो आप आपके अपने एग से वो आईवीएफ किया जा सकता है। में देखिए एक तो एग की नंबर कम होंगे, दूसरा एग की क्वालिटी भी कम होती है और एग का नंबर और क्वालिटी कम होने से क्या होता है कि जब आपका भ्रूण विकसित होता है, तो भ्रूण में कुछ आनुवांशिक दिक्कतें आने की, डाउन सिंड्रोम, मंगोल बच्चा आपने सुना होगा, उन सब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और साथ में प्रेगनेंसी के दौरान में भी प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब के चांसेस भी आप जैसे-जैसे प्रेगनेंसी में एडवांस एज की तरफ जाएँगे, जैसे कि 40 के आस-पास में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो इन सब के चांसेस डेफ़िनेटली ज़्यादा होते हैं। तो डिसीज़न आपका ही है, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको क्या-क्या फैक्टर्स आगे जाके फेस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब, यदि पति की जांच में शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं तो क्या कोई ऐसा उपचार है जिससे गर्भधारण हो सके? देखिए, अब इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। पति की जाँच में शुक्राणु ना होना इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि शुक्राणु बन ही नहीं रहा, है ना? और दूसरा है कि शुक्राणु बन तो रहा है, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा, उसके नली में कहीं ब्लॉकेज है। अब अगर किसी को शुक्राणु बनता ही नहीं है, ये चीज़ आसानी से ब्लड टेस्ट से पता चल जाती है कि शुक्राणु बनते ही नहीं हैं। अगर शुक्राणु बनते ही नहीं हैं, तो आप एक विधि होती है डोनर आईयूआई, उसके थ्रू आप कंसीव हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि अंडा आपका लिया जाता है, पर जैसे कि ब्लड के बैंक्स होते हैं, ऐसे सीमेन के भी बैंक्स होते हैं, है ना? तो उसमें आपके हस्बैंड के ब्लड ग्रुप से मैच होता हुआ एक रैंडम डोनर सैंपल लिया जाता है। उसकी अपनी पूरी प्रक्रिया होती है डोनर सैंपलिंग की और उसके थ्रू आप कंसीव कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी आप ही की होगी, आप ही की डिलीवरी होगी, पर हाँ, जेनेटिक मटेरियल शेयर्ड होगा। दूसरा चीज़ है कि आपका जो आपके जो हस्बैंड हैं, उनमें कीटाणु बनते हैं, पर वो निकल नहीं पाते। तो उसके लिए भी टेस्टिंग करके देखना पड़ता है कि ब्लॉकेज जो है वो किस लेवल पर है। कोई-कोई ब्लॉकेज ऐसी होती है जिसको ऑपरेशन के माध्यम से खोला भी जा सकता है और अगर ब्लॉकेज नहीं खोली जा सकती, क्या होता है कि इसमें आईवीएफ के माध्यम से जहाँ शुक्राणु बनते हैं, वहाँ से सीधे
इक्सी विधि के द्वारा सीधे आपके एग में अंदर डाले जा सकते हैं। तो आपको जेनेटिकली अपना बच्चा भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई महिला बच्चा होने के साल भर के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या उसे एबॉर्शन वाली पिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर वो कंसीव नहीं करना चाहती थी तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय आपकी डिलीवरी होती है, जब आप फर्स्ट चेकअप के लिए जाते हो, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को भी आपसे गर्भनिरोधक डिस्कस करना चाहिए और आपको भी उनसे अपनी तरफ से गर्भनिरोधक पूछना चाहिए, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल के ज़माने में जहाँ इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा चीज़ें अवेलेबल हैं, विकल्प हैं, तो आप एक अनवांटेड प्रेगनेंसी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी वजह से अगर आप मान लीजिए किसी वजह से प्रेग्नेंट हो ही गए हैं और अब आप अबॉर्शन पिल्स लेना चाहते हैं, तो अपने आप से मेडिकल स्टोर पर जाकर अपने आप से बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग प्रेग्नेंट हो जाकर बोलते हैं, यार एक पिल ही तो है, मेडिकल अबॉर्शन ही तो ले रहे हैं। आप नहीं समझ सकते कि इनके कितने दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी सही जगह नहीं हुई, आपकी प्रेगनेंसी नले में हुई, तो आपके अबॉर्शन पिल खा लेने के बाद में आपको पता भी नहीं चल पाएगा वो नला कब अंदर फट सकता है और आपके लिए जानलेवा स्थिति बना सकता है। तो अगर आपको अबॉर्शन पिल खानी है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपको चेकअप करेंगी, अगर उनको ज़रूरी लगता है तो एक अल्ट्रासाउंड करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप देखेंगी और ये भी देखेंगी कि कहीं अबॉर्शन पिल्स लेने की आपके बॉडी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अबॉर्शन पिल्स नहीं दी जा सकती। ये सब चीज़ों को बिल्कुल फिट करने के बाद, टिक चेक करने के बाद ही कोई डॉक्टर आपको फिर अबॉर्शन पिल्स देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोएडा से वंदना अग्रवाल पूछ रही हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या-क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? देखिए, पीरियड्स के दौरान आपको अपनी जो डाइट है वो सिंपल रखनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड ये सब नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पीरियड्स के दौरान वैसे भी थोड़ा-सा ब्लोटिंग रहती है। तो ये डाइट शुड बी एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल, जिसमें आप अच्छे से सैलेड खाइए, जूस पीजिए, थोड़ा आराम कर सकते हैं तो थोड़ा-सा रेस्ट करिए और चाय, कॉफ़ी से बिल्कुल दूर रहिए, या अगर लेना ही है तो उसको मिनिमाइज़ रखिए। 1 या 2 कप से ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाइए। इस दौरान व्यायाम कर सकते हैं? आप अपना हल्का-फुल्का व्यायाम जो आप रेगुलर में करते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि वॉकिंग है, साइक्लिंग है, योगा के लाइट स्ट्रेचिंग है, वो सब आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा थकाने वाला व्यायाम जैसे कि वेट लिफ्ट करना या बहुत रनिंग करना, उन सबको आइडियली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस समय आपकी बॉडी एक तरह से एक रेस्टिंग मोड में होती है, यू आर लूजिंग ब्लड, यू कैन फील लिटिल बिट एनीमिया, आपको थोड़ा-सा थकान महसूस हो सकती है। तो इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दीपशिखा जी का सवाल है कि किस तरह के सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए? दीपशिखा जी, सैनिटरी पैड्स तो देखिए आप जो यूज़ करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, बस वो स्वच्छ होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए। अगर आप मार्केट के सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर मार्केट का सैनिटरी पैड मान लीजिए कोई नहीं ले पा रहा है, वो अपना यूज़ करना चाहता है, तो वो भी यूज़ कर सकता है। पर उसमें जो आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए। गंदा कपड़ा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, उससे बहुत ज़्यादा खराब इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को नहीं पता हो पाता है। आजकल एक डिवाइस होती है मेंस्ट्रुअल कप, इसको अंदर पहन लेते हैं। कैसे पहनते हैं इसके लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारी जानकारी है, नहीं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी सीख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे आपको कोई पैड भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, आप बस वो मेंस्ट्रुअल कप को एम्प्टी कर सकते हैं। तो अगर किसी-किसी को आप देखते होंगे कि पैड से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, एलर्जी होती है, वो पैड्स नहीं यूज़ कर पाते, तो ऐसे लोग मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी पैड की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को यंग एज में साल में हर महीने पीरियड्स आते हैं तो 12 बार आने चाहिए, 12 बार की जगह यदि 8-10 बार आते हैं तो क्या करना चाहिए?
देखिए, अपनी-अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर किसी को 40 डेज़ में पीरियड्स आते हैं और शुरू से ही पैटर्न ऐसा है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर साल भर में आपको 9 से 10 या 8 से 10 पीरियड्स हो जाते हैं, तो ठीक है। पर अगर आपका पैटर्न पहले ऐसा नहीं था, आपको पहले तो 12 पीरियड्स आते थे, अब आपके अचानक से पीरियड्स कम हो गए हैं, तो ये कई बार कोई-कोई साथ में हार्मोन का असंतुलन दिखा सकता है। तो ऐसे में आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। गीता पूछ रही हैं कि दी आजकल के बच्चों को भी पीरियड के दौरान बहुत दर्द होता है, इसका कोई इलाज? देखिए, पहले तो सबसे पहले आप बच्चों को पीरियड्स के दौरान में ये देखिए कि वो अपने को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करें। आप उनकी गर्म पानी से हल्का-सा उनको सिकाई के लिए बता सकते हैं। थोड़ा-सा वार्म ड्रिंक्स उनको पीने के लिए दे सकते हैं। और अगर इसके बाद भी उनका पेन में नहीं रिलीफ़ होता, तो बच्चों के लिए जो सेफ एनाल्जेसिक्स हैं, उनकी 1 डोज़ आप उनको दे सकते हैं। अगर बच्चों का 1 डोज़ ऑफ एनाल्जेसिक से भी मान लीजिए अगर उनको रिलीफ़ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक बार गायनेक को दिखाएँ कि बच्चों को अंदर कोई और इश्यू तो नहीं है। नाइस। रूबेला टेस्ट क्या होता है? इससे किस चीज का पता चलता है और परीक्षण में रूबेला आईसीसी पॉजिटिव आने पर क्या होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली रूबेला को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि रूबेला पेशेंट का आईजीजी पॉज़िटिव हुआ, अब वो एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट हर महीने, दूसरे महीने, साल कराता ही रहता है कि उसे लगता है जब तक उसका आईजीजी नेगेटिव नहीं आ जाएगा तब तक वो कंसीव नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूबेला एक वायरस है बेसिकली। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी में अगर मान लीजिए रूबेला पॉजिटिव आ जाता है, तो हाँ, ये उसकी भ्रूण के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। तो रूबेला आईजीएम प्रेगनेंसी में आना गलत है। तो सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही आप अपना रूबेला का टेस्ट करा लें। अगर आपका आईजीएम, आईजीजी दोनों ही टेस्ट नेगेटिव आते हैं, तो रूबेला के लिए एक वैक्सीनेशन होती है जो आपकी डॉक्टर आपको लगा सकती हैं। पर अब दूसरी तरफ आते हैं जो आपका सवाल था कि सिर्फ आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है। अगर किसी का सिर्फ आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका मतलब आपके अंदर शरीर में नेचुरल प्रतिरोधक क्षमता है रूबेला के लिए। अब आपको रूबेला नहीं होगा और ना ही आपका आईजीजी कभी लाइफ में नेगेटिव आने वाला है। तो इसको लेके आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। रूबेला आईजीजी मतलब इम्यूनिटी। हम लोगों में इंडिया में बाकी देशों के मुकाबले में थोड़ा-सा संक्रमण जल्दी हो जाता है। तो अगर संक्रमण आपको बचपन में कभी हो गया, आपको नहीं इस बारे में कोई एहसास हो पाया, तो आपकी बॉडी उसके लिए एक प्रतिरोधक क्षमता बना देती है। तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बन गई, आपका आईजीजी पॉज़िटिव हो गया और वो बता रहा है कि आपके पास इम्यूनिटी का बेनिफिट है। तो अब ये टेस्ट अब नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके लिए ना तो आप कोई वैक्सीन लगवाएँ, ना आप इसके लिए करोगे इसके लिए कई बार मैंने देखा है पर्चे आते हैं, वो एंटीवायरल मेडिकेशंस खाते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। इसका कोई पॉइंट नहीं है। आईजीजी पॉज़िटिव मीन्स गुड फॉर यू। तो आप इसको लेके परेशान नहीं हो, आप अपनी प्रेगनेंसी बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। दीपशिखा जी का सवाल है कि गर्भ निरोधक गोलियां कितनी सुरक्षित हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है दीपशिखा जी, क्योंकि गर्भनिरोधक गोलियों को लेकर लोगों के मन में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर इतना फ़ोकस करते हैं कि वो इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स को भूल जाते हैं। देखिए, गर्भनिरोधक गोलियाँ जो हैं, ये मेजॉरिटी लोगों के लिए एकदम सेफ़ होती हैं और इनकी 10 टू 20 इयर्स की सेफ्टी प्रोफ़ाइल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट ज़रूर ऐसा हो सकता है जिनमें कि हम गर्भनिरोधक गोलियाँ नहीं दे सकते, जैसे कि किसी को बहुत एडवांस लिवर डिज़ीज़ हो, किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, किसी को हाइपरटेंशन हो जो कि उसकी वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है और किसी को डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ से जुड़ी हुई गुर्दों की समस्या हो। तो इन सब बीमारियों में डॉक्टर अपने आप ही गर्भनिरोधक गोलियाँ नहीं देते हैं। पर अगर आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई हेल्थ डिज़ीज़ नहीं है, आप यंग हैं और आप बच्चों में स्पेसिंग करने के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए आप गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उनको बिल्कुल कर सकते हैं। पर हाँ, एक बार कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट से एक रूटीन चेकअप करा लेना बेहतर रहता है। तो वो आपकी हिस्ट्री देखकर, आपको एग्ज़ामिन करके, आपकी फैमिली हिस्ट्री देखकर आपको ये बता देंगे कि वो आपके लिए लेना सेफ़ है या नहीं है, आपका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि लोग इस डर की वजह से कि गर्भनिरोधक गोलियाँ खाने से परेशानी हो जाएगी, कोई गर्भनिरोधक इस्तेमाल नहीं करते और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो फिर वो अबॉर्शन पिल्स खाना चाहते हैं, डीएनसी कराते हैं, अबॉर्शन पिल से काम नहीं होता तो, वो आपके लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक है।
तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो आजकल की टाइम में बचने का हर संभव प्रयास करना ही चाहिए। क्लास में टिप्स एंड मोटिवेशन भी 2 दिन बहुत ज्यादा दर्द होने की बात कह रही हैं और निराकरण जानना चाहती हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा बेटर करिए, डेली एक्सरसाइज़ करिए, खाना हेल्दी खाइए, अपने खाने में आयरन की मात्रा को बढ़ाइए और आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद भी आपको दर्द में कोई आराम नहीं है और आप 2 दिन तक बहुत परेशानी में रहती हैं, तो आप अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए और उसके साथ में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। आजकल कुछ समस्याएँ थोड़ा-सा राइज़ पर हैं, जैसे कि हम लोगों में एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है, उसमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वाक़ई असहनीय दर्द हो सकता है, मतलब उसको इग्नोर करना पेशेंट के लिए बहुत ही गलत है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो बिना चेकअप के कई बार बिल्कुल नहीं पता चल पाती। तो ऐसे में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक रूटीन चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपका समस्या का समाधान हो पाएगा कि आपको इतना पेन क्यों हो रहा है। सब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 1 या 2 बच्चे होने के बाद यंग एज में भी किसी किसी का मासिक धर्म रुक जाता है। क्या वजह हो सकती है इसकी और क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने उसके बाद में कोई डीएनसी तो नहीं कराई। आजकल ये हम बहुत देखते हैं कि लोग गर्भनिरोधक के लिए तो बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं हैं। मतलब अच्छे एजुकेटेड लोग जिनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है, वो लोग भी बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं पर कॉन्ट्रासेप्शन पे ध्यान नहीं देते। फिर ऐसे में कई बार डीएनसी की नौबतें आती हैं। अगर पेशेंट की डीएनसीज़ हुई भी हैं, तो कभी-कभी बच्चेदानी का जो अस्तर है, वो आपस में अंदर जाले लगकर चिपक सकता है और पीरियड्स बंद हो सकते हैं। पहली बात तो ये, पर अगर उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ा हुआ हो सकता है, थायराइड में इश्यू आ सकता है। दूसरी एक चीज़ आजकल और देखने में मिल रही है कि आजकल कुछ लोगों को प्री मैच्योर मेनोपॉज़ होने लगा है। जैसे कि माहवारी खत्म होने की जो उम्र थी, पहले वो 45 से 50 या 52 उम्र तक की थी। तो वो कभी-कभी किसी-किसी महिला में किसी कारणवश वो बहुत पहले जाता है। तो इसमें आपका एक चेकअप जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड और कुछ एक ब्लड टेस्ट इनको कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि इसका सटीक कारण क्या है और वो कारण जानने के बाद में उसका इलाज भी हो सकता है। अगर बच्चेदानी में जाले हैं तो उनको ऑपरेशन करके, सर्जरी करके उसको दूर किया जा सकता है। और अगर किसी के में हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, पीरियड्स अनटाइमली खत्म हो गए हैं, तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए दवा देके आपके पीरियड्स रेगुलर किए जा सकते हैं टिल 40-45 इयर्स ऑफ एज। इसको हम बोलते हैं एचआरटी। सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इसका पता कैसे चलता है? कितनी घातक है ये? इसका इलाज आसानी से हो सकता है या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते ही नहीं है किसी को जब नले में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दूसरा नाम आम भाषा में हम कहते हैं नले में प्रेगनेंसी ठहर जाना। तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि नले में प्रेगनेंसी कैसे ठहर गई। और कई बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, अब उसको बच्चा ठहर तो गया पर वो नले में ठहर गया। देखिए, मैं आपको इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। इसमें ये तो बच्चेदानी होती है, ये बच्चेदानी होती है बीच वाली, और ये 2 नले होते हैं और ये ओवरीज होती हैं। तो जो कीटाणु आता है उसका और इस अंडे का जो मिलन है, इसमें से जो निकल रहा है वो इस नले में होता है। इस नले में भ्रूण बनने के बाद वो कुछ दिनों बाद आके इस बच्चेदानी में स्थापित होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को पहले कभी कोई इन्फेक्शन हुआ या किसी कारण से नले में कहीं कोई रुकावट हुई, तो उसमें क्या होता है, भ्रूण जो है वो आपकी बच्चेदानी में गया ही नहीं, वो नले में ही रह गया। अब प्रकृति ने बच्चेदानी को इस तरह से रचा है कि इतनी छोटी सी बच्चेदानी 9 महीने बड़ा होके पूरा 3-3.5 किलो का बच्चा अपने अंदर ले आकार को बना लेती है। पर नले के पास ये सुविधा नहीं होती, नला नहीं भर सकता 9 महीने, है ना? तो क्या होता है कि जो नला है वो फट जाता है। नला जैसे आपका भ्रूण विकसित करने की कोशिश करेगा, नले के पास कैपेसिटी है नहीं भरने की, वो फट जाता है। तो ये कई बार बहुत घातक स्थिति हो जाती है। हमने कितने ही मरीज ऐसे ट्रीट करे हैं जिसमें कि मरीज 2-2 लीटर खून पेट में लेकर आता है बिल्कुल शॉक की स्थिति में। तो नले में प्रेगनेंसी का ये है कि एक तो पहली बात, आपको कभी भी कोई पेल्विक इन्फेक्शन हो तो उसको अपने को टाइमली ट्रीट कराएं, उसको इग्नोर नहीं करें। दूसरा, आपको प्रेगनेंसी है, आपके दिन चढ़े हुए हैं और आपको नीचे दर्द रह रहा है,
तो ऐसे में एक अल्ट्रासाउंड पहले करा लेना ज़रूरी रहता है, ताकि उसे पता चल पाए कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पर डेवलप हो रही है या नहीं डेवलप हो रही है। अब इसमें मान लीजिए किसी को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उसके नले में प्रेगनेंसी है, अभी तक वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, इसमें हम एक हार्मोन्स का स्तर भी चेक करते हैं, बीटा एचसीजी का। तो अगर वो मान लीजिए बीटा एचसीजी का स्तर एक लिमिट के कम है, जो हमारे मानक होते हैं, तो हम इसमें इसको डिसॉल्व करने के लिए हम एक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ये उससे भी ठीक हो जाता है और ऑपरेशन करने से आप बच सकते हैं। पर अगर आप मरीज बहुत लेट की स्थिति में आता है, जिस समय हार्मोन बढ़ गया या एक्टोपिक का साइज बड़ा हो गया या उसमें धड़कन आ गई, नले में प्रेगनेंसी एडवांस हो गई या वो रप्चर हो गई, तो ऐसे में तो फिर ऑपरेशन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इस ऑपरेशन को फिर हम दूरबीन विधि से ठीक है, ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन एक्टोपिक सर्जरी के कितने दिन बाद नई प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है और किन सावधानियों को बरतना चाहिए? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद में जिस समय आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, अगर डॉक्टर को लगता है कि उसमें आपको पेल्विक इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री है, तो वो आपको साथ में उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में आप 3 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर इसमें यही है कि जैसे ही आपके दिन चढ़ते हैं, तभी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। तो वो आपका एक तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक बीटा एचसीजी देखेंगे कि उसका स्तर 48 घंटों में कितना बढ़ता है। एक आपका वो एक अर्ली अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सिर्फ ये आपकी प्रेगनेंसी इस बार भी नले में तो नहीं हो रही है। अगर डॉक्टर को इस बारे में कोई भी डाउट लगता है कि नले में प्रेगनेंसी है, तो उसको कंफर्म किया जाता है और ऐसे में इसको डिसॉल्व करने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि नले में प्रेगनेंसी है तो ऐसा डरना नहीं है कि हमेशा नले में होगा। डॉक्टर साहब, क्षमा के साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि पुराने जमाने में इतना हाईफाई सिस्टम नहीं था, इतने सारे टेस्टिंग्स नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड्स नहीं होते थे, जो मतलब डे बाय डे हमको प्रोग्रेस भ्रूण की पता चलती रहे, तब भी शिशु स्वस्थ हो जाते थे। आजकल इतनी सुविधाओं के बावजूद बच्चे विकृत क्यों पैदा हो रहे? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब आपको? डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क लगता है फिर टूट गया है। नेट बहुत व्यवधान उपस्थित कर रहा है, हम प्रतीक्षा करते हैं डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब, क्षमा के साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जानकारी थोड़ी सी है और सभी लोगों को होती है कि पुराने जमाने में जब चिकित्सीय व्यवस्था इतनी हाईटेक नहीं थी, तो बच्चे स्वस्थ हो जाते थे, और आजकल हम डे बाय डे, पल प्रतिपल पूरी जानकारी रखते हैं, एक्सरेस के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड्स के माध्यम से, तब भी कई बार देखने में आ रहा है कि बच्चों में विकार हो रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इसका एक तो मुख्य कारण ये है कि आजकल जो प्रेगनेंसीज हैं, वो अक्सर प्रेगनेंसीज बहुत लेट एज में प्लान हो रही हैं। पहले की प्रेगनेंसीज एक तो यंग एज में प्लान होती थी, तो जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है प्रेगनेंसी में, वैसे वैसे बच्चों में विकार आने की समस्या भी बढ़ सकती है। दूसरी चीज, हमारा जो खान पान है वो ठीक नहीं है। पहले का जो खान पान था उसमें बाहर का तो कुछ खाना था ही नहीं, बहुत बहुत ही रेयरली ये चीज होती थी कि बाहर से कुछ खाना आ रहा है या पैकेट से खोल के आप कुछ खा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आजकल जो फास्ट लाइफस्टाइल है, उसमें काफी चीजें बाहर से ऑर्डर हो जाती हैं या फिर सीधे पैकेट से खोल के खा ली जाती हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी रहती है। और आपका जब न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, आप में जिन जिन विटामिन मिनरल्स की कमी रहेगी, तो उन सबसे बच्चों में विकार होने की संभावना भी ज्यादा होती है। तीसरी चीज, इस जो मैरिज है वो आपसी ब्लड रिलेशनशिप्स में ना, ब्लड रिलेशनशिप्स में मैरिज होती है, तो उसमें भी बच्चों में विकार होने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, ये यूट्रस के भीतर पॉलिप क्या होता है और क्यों होता है? अगर किसी को बच्चा नहीं है तो पॉलिप कंफर्म होने के बाद यूट्रस निकलवाने के अलावा भी कोई विकल्प है क्या?
बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यूट्रस निकलवाने की पॉलिप के लिए सही मायने में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। पॉलिप देखिए ये होता है कि जैसे आप इसको एक आम भाषा में समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये बच्चेदानी है ना? ये एक कमरा है। अब इसके अंदर छोटा-सा एक गुच्छा हो गया, इतना छोटा-सा। तो वो क्या होगा, उस गुच्छे की वजह से, उस पॉलिप की वजह से ब्लीडिंग जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है। डीएनसी करते थे। ब्लाइंड डीएनसी मतलब उसको निकालने की कोशिश करते थे बिना देखे। अब अगर उसको जब बिना देखे निकालेंगे, तो उसमें उसका जो प्रॉपर स्टॉक है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, वो नहीं पता चल सकता। तो पॉलिप कितनी बार रह जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती थी। अब आजकल इसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ होती है। उसमें एक बहुत पतली दूरबीन होती है, आप इतनी पतली दूरबीन होती है 2.9 एमएम की। इसको हमें कैमरा से और लाइट से कनेक्ट कर देते हैं। इसको बचदाना का रास्ता होता है जहाँ से डिलीवरी होती है, वहाँ से लेके जाया जाता है और वहाँ से इस पॉलिप को देखकर इस पॉलिप को निकाल के सेम सीटिंग में बाहर ले आते हैं और आप सेम डे अपने घर जा सकते हैं। इसमें कोई टाँका नहीं लगता, कोई चीरा नहीं आता। तो ये बहुत ही सेफ टेक्निक है। इसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी और ये अपने तरह में पूरी तरह से एक स्कारलेस टेक्निक है। मतलब इसमें कहीं पर भी आपके शरीर पे कोई स्कार नहीं आएगा, आपको कोई बेड रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप बहुत जल्दी अपने रूटीन वर्क में लौट सकते हैं। डॉक्टर साहब, यूट्रस में रसौली होने पर उठने वाले दर्द और सामान्य दर्द में क्या अंतर होता है? रसौली कंफर्म होने की स्थिति में सर्जरी के अलावा भी कोई और विकल्प हो सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल पर जाती हूँ। अगर किसी को बच्चेदानी में रसौली है, तो ऐसा नहीं है कि हर रसौली परेशानी करती है या हमें हर रसौली का ट्रीटमेंट करना है। इनफैक्ट जो हमारी एशियन पॉपुलेशन है, उसमें रसौली होना बहुत आम है। तो जो छोटी-छोटी रसौली होती है, किसी-किसी के मटर के दाने जितनी रसौली मिलती है, 10 एमएम की, 12 एमएम की, 16 एमएम की। तो अगर ये आपके बच्चेदानी के अस्तर के अंदर नहीं है, जहाँ पर कि पीरियड्स होते हैं, तो फिर इसके लिए कुछ भी नहीं करना, ना तो इससे कोई ज़्यादा दर्द होता है, ना इससे कोई परेशानी होती है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर इसमें मान लीजिए किसी के बच्चेदानी के अंदर के अस्तर में रसौली है, तो हाँ, वो कई बार इतना पेन कर सकती है, जैसे कोई पेशेंट कहता है कि हमें तो ऐसा दर्द लगता है कि जैसे हमें लिवर पेन हो रहे हैं दोबारा। क्योंकि आपका यूट्रस एक अनवांटेड ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना चाहता है, तो उसमें तो आपको उसको रिमूव कराना पड़ेगा। बाकी आपको रसौली निकलवानी है या नहीं निकलवानी, या उसके लिए कोई ऑपरेशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो टोटली आपके सिम्पटम्स पर डिपेंड करता है। अगर वो रसौली से आपको कोई दिक्कत हो रही है, पीरियड ज़्यादा हो रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, या फिर रसौली इतनी बड़ी हो गई कि आपको गांठ महसूस हो रही है, या आपको पेशाब करने में या मलमूत्र करने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो उसको डेफिनेटली ऑपरेट कराना पड़ सकता है। अदरवाइज उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूछा ऑपरेशन के अलावा कोई और विकल्प। किसी किसी पेशेंट में शॉर्ट टर्म के लिए मेडिकेशन दी जा सकती हैं रसौली को कम करने के लिए, पर ये अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है और बहुत बड़ी रसौलियों पे काम भी नहीं करती। एक दूसरी टेक्निक होती है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें रसौली पर जहाँ से खून का बहाव जाता है, एक विधि से उस बहाव को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो ये भी एक टेक्निक होती है। इसमें यूट्रस को या फाइब्रॉइड को बिना बाहर निकाले उसकी ब्लड सप्लाई कम करने से धीरे-धीरे करके आपकी रसौली श्रिंक हो सकती है। तो ये भी एक टेक्निक है। काश्मीर पूछ रही है, पेन क्लियर करने से प्रॉब्लम होगी क्या? प्रॉब्लम कम होगी पेन क्लियर यूज करने से? आप पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे कि मैंने पेन किलर लेना पड़ रहा है या इंजेक्शन में लेना पड़ रहा है। कीट्स का कहना है कि हमें तो इतना दर्द होता है, खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है। मीनूस किचन आर्ट एंड ब्लॉग्स 50+ पीरियड्स पहले रुक रुक कर आए, अब 2 मंथ से नहीं आ रहे, बट उसकी वजह से पेट फूल सा गया है और आलस भी आता है, चिड़चिड़ी भी बहुत हो गई। देखिए, आप मीनू जी जिस चीज़ से गुज़र रही हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज़ल, पेरीमेनोपॉज़ल चेंजेस।
मेनोपॉज होने के बाद में ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स पहले रुक रुक कर आएँ, उसके बाद आना आपको रुक जाएँ और उसमें आपको थोड़ा-सा वेट में भी ट्रांज़िशन महसूस हो सकता है, थोड़ा-सा ब्लोटिंग भी महसूस हो सकता है और हाँ, आपके एनर्जी लेवल में, मूड लेवल में, जैसे आपने बोला आलस आता है, थोड़ा टायर्डनेस, ये सब होना बहुत नेचुरल है। तो पहले तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट करें कि आप मेनोपॉज़ से गुज़र रहे हैं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही महसूस करेगी जैसे साल 2 साल पहले करती थी, तो अभी ऐसा नहीं है। आप वापस उस ट्रैक में आ जाएँगे पर खुद को थोड़ा-सा टाइम देने की आवश्यकता है। इसमें आपको अपने घरवालों को भी बताने की ज़रूरत है कि देखिए मैं हार्मोनल शिफ्ट से गुज़र रही हूँ और जो पेशेंट्स आपने मेरे साथ प्रेगनेंसी में रखी थी कि मुझे बहुत सारे थी और आप मेरे लिए एडजस्ट करते थे। अभी कुछ टाइम के लिए आपको फिर से मेरे साथ वो ही एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मूड चेंजेस इस समय आपके हाथ में इतना ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, आप उनको काउंटर करने के लिए कुछ कर सकती हैं, जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, अपना डीप ब्रीथिंग करें, कोई अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक आप मोबाइल पे लगा लें, उसमें 10 मिनट तक सिर्फ डीप ब्रीथिंग करें, इट विल रियली हेल्प यू इन कामिंग डाउन। बाकी अगर आपको इनसे नहीं आराम मिल रहा, आपको लग रहा है कि आपको दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो आप एक चेकअप करा सकते हैं। हो सकता है आप में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, तो आपको उसको पूर्ति होने से भी आपको उसको हेल्प मिलेगी। देखने में आ रहा है कि 40 प्लस महिलाओं को मासिक धर्म अधिक होता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल हो तो भी इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या उपचार इसके लिए किया जा सकता है? देखिए ये है कि अल्ट्रासाउंड तो सिर्फ ये बताएगा कि अंदर यूट्रस में कोई गांठ तो नहीं है, पर आपके 40 प्लस में होने के बाद में आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जो हार्मोन में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ में आती। तो पेशेंट सोचते हैं कि अरे हमारा तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। आपका जो हर महीने एक एग बनने की प्रक्रिया होती थी, वो जैसे-जैसे आप 40 की एज क्रॉस करते रहते हैं, वो उस प्रक्रिया में चेंज होता है। आपकी साइकिल ऐसा हो सकता है आपका अंडा बनने की प्रक्रिया आपकी रुक रही हो या आपके अंडे बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आ रहे हों, जिसकी वजह से पीरियड्स हेवी होते हैं। तो अगर आपके चेकअप में सब कुछ नॉर्मल लगता है, कोई खतरे का कोई कारण नहीं लगता, तो बहुत सिंपल मेडिकेशंस भी होती हैं जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पीरियड्स के दौरान पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उनका फ्लो भी कम हो जाता है, उनको पेन भी कम हो जाता है और उनमें कोई हॉर्मोन्स नहीं होते हैं। अगर उनमें कोई आराम नहीं मिलता तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इसमें कई बार हम पेशेंट को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है जो बहुत अच्छा होता है, एक मिरेना नाम की एक डिवाइस होती है, उसको कॉपर टी की तरह हम बच्चेदानी में अंदर लगा देते हैं। तो जो दवाई आप मुँह से खा रहे थे, वो माइक्रोग्राम में बहुत ही कम डोज़ में आपके यूट्रस में धीरे-धीरे अंदर ही रिलीज़ होने लगती है। तो इसकी वजह से आपका पीरियड भी कम हो जाता है और आपको पेन में भी आराम आ सकता है। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल बट येस यू नीड टू हैव अ चेकअप बिफोर टेकिंग दैट। कीथ्स गोसेट्स कह रही हैं कि आप पीरियड्स में योग कर सकते हैं। गीता जी बिल्कुल कर सकती हैं, पर जो चीज़ें पेट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालती हैं, जैसे आपके कुछ ऐसे योगासन होते हैं जो पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा करते हैं, आपको वो वाले योगासन नहीं करने हैं। बाकी जो आपके जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स हैं, वो सब आप कर सकते हैं। योगा में जो इन्वर्जन्स होते हैं, है ना? काफ़ी आसनों में इन्वर्जन्स होते हैं, वो इन्वर्जन्स वाले आप आसन योगा प्रेग्नेंस इसमें पीरियड्स के दौरान में आप नहीं करें। आप अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, कपालभाति आप करना अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का बस आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ डेफिनिटली यू कैन डू। इनका अगला सवाल है, मेनोपॉज स्टार्ट होने के क्या सिम्टम्स हैं? वेरी गुड। मेनोपॉज़ स्टार्ट होने से देखिए कुछ टाइम के पहले ही आपके पीरियड्स में तो बदलाव आते ही हैं। जैसे कि पीरियड्स ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स बहुत थोड़ा रुक-रुक के आने लगें। मतलब जो पीरियड्स आपके महीने-महीने आते थे, वो अब डेढ़-डेढ़ महीने कम होने लगे हैं। पीरियड्स के दौरान फ्लो कम होने लगे, टाइम कम होने लगे। ये तो पीरियड से बदलाव हो गए। उसके अलावा आपको थोड़ा-सा थकान ऐसा हो सकता है कि आपको थकान जैसी महसूस होने लगे। काफ़ी पेशेंट्स को थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन होता है, हॉट फ्लशेज़ आते हैं। हॉट फ्लशेज़ मतलब आप एकदम से बिल्कुल ठीक थे, एकदम से बहुत तेज़ गर्मी आई या आपको पसीना लगा और आप पसीने में नहा गए और आपको अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है क्योंकि आपके आस-पास 2-4 लोग बैठे हों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं, "अरे ठीक है, आप क्यों बोल रहे हैं इसे चिल्लाने के लिए? अच्छा तो है।" पर आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि हाँ, धीरे-धीरे आप मेनोपॉज़ की तरफ आप जा रहे हैं। तो बस आपको अपने ऊपर अब वो वक़्त है जो आपको अपने को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है।
तनु वशिष्ठ कह रही है, मैम आजकल डॉक्टर्स से भरोसा उठ गया है क्योंकि आपकी तरह इतनी सरलता से हमें समझने और समझाने वाले नहीं मिलते। बीमारी कुछ और निदान कुछ और होता है। वेरी वेरी थैंक यू मैम। नहीं तनु जी, देखिए डॉक्टर्स पे से भरोसा मत उठाइए। देखिए कम्युनिकेशन लेवल दो लोगों का अलग हो सकता है, पर अल्टीमेटली सब डॉक्टर्स आपका अच्छा चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार क्या होता है कि टाइम की कमी की वजह से वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उसको पिन पॉइंट करके आप लिख के चले जाइए और उनके सामने वो प्रॉब्लम्स रखिए। वो डेफिनेटली आपकी सुनेंगी भी और आपको सोल्यूशन भी जरूर देंगे, ऐसा मत सोचिए। दीपशिखा जी कह रही है, मैम मेनोपॉज हो रहा है, किन किन दवाओं का सेवन करना चाहिए और कौन से विटामिन कैल्शियम्स लेने चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी डाइट पर ध्यान दें। डाइट इज फोरमोस्ट। अगर आपने अपनी डाइट कॉम्प्रोमाइज करी तो नन ऑफ द मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको अपनी डाइट में, आपकी डाइट कलरफुल होनी चाहिए। मतलब आपने खाना खाया उससे पहले आपका एक बोल सैलेड का जरूर होना चाहिए। कोशिश करें कि 5 अलग अलग कलर की 5 कच्ची चीजें आप अपनी डाइट में जरूर ले रहे हैं, जिसमें कि 2 फ्रूट 3 सैलेड हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है। दूसरी बात, आप विटामिन डी लेवल्स अपना चेक करा सकते हैं। आजकल धूप का एक्सपोजर बहुत कम है लोगों का, ज्यादातर लोग एसी में रहते हैं, गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो विटामिन डी अगर किसी पेशेंट का चेक होता है तो अक्सर कम मिलता है, तो आप एक विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। मेनोपॉज के आसपास एक कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना भी अच्छा रहता है, तो एक कैल्शियम का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं और एक मल्टीविटामिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। रंजना सिंह जानना चाहती है, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन पीरियड्स एंड एक्ने इन डिफरेंट एज? मैं आपका सवाल रंजना जी पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हूँ। आप शायद पीरियड्स और एज के बारे में पूछना चाहती हैं। एक्ने और हाँ जी, हाँ जी। देखिए पीरियड्स के दौरान में क्या होता है, आपकी जो हार्मोनल शिफ्ट होती है उसकी वजह से आप नोटिस करेंगी कि पीरियड्स आने से पहले थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ना थोड़ा सा एक्ने ज्यादा दिखने लगते हैं। इसलिए मुझे ध्यान है कि मेरी नानी कहती थी कि पीरियड्स के समय में ना आईना नहीं देखना चाहिए। तो मुझे उस समय उनकी बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसे क्यों कहती हैं, पीरियड के समय आईना क्यों नहीं देखना चाहिए। अब मुझे समझ में आता है कि जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई कर ली कि वो इसलिए कहती होंगी कि उस टाइम पर एक्ने ज्यादा दिखने लगते हैं, फेस थोड़ा ब्लोटेड लगता है, तो आपको अपने को देख के इतना अच्छा नहीं लगेगा उस समय शायद। तो ये होता है और ये बहुत नेचुरल है। तो बस आपको उस समय ध्यान रखना है कि अपना वाटर इनटेक आप बहुत अच्छा रखें, सॉल्ट इनटेक आप कम रखें, पानी खूब पिए, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स कम होंगी। पर अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्ने बहुत ज्यादा है और पीरियड्स में इरेगुलरिटी भी है, तो ये कई बार एक पीसीओडी आ रहा होता है, तो फिर आपको ऐसे में गायनेक से मिलकर अपने हार्मोन चेकअप कराने पड़ेंगे डेफिनेटली। बहुत सही, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया डॉक्टर साहब। वाकई मेनोपॉज एक बहुत ही विपरीत स्थिति में होने वाला विरोधाभासी व्यवहार होता है। हमने अपनी माँ को देखा, उनसे पहले दूसरी पीढ़ी के लोगों को देखा कि वो कितना परेशान होती थी, दीवारों में कभी सिर मारना, कभी लात मारना, इतनी पीड़ा होती थी। लेकिन आप जैसे काबिल डॉक्टर्स आज हम लोगों के साथ हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान और निदान होता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आप हमारे पास समक्ष आई और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक्स डॉक्टर। थैंक यू सो मच। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने सवालों को इतने अच्छे तरह से रखा कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स पूरे हुए और हमें भी लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।